चलिए बच्चों, आज हम पढ़ते हैं कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस। ठीक है, तो टॉपिक है आज का कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस। ठीक है, तो समझिए, सबसे पहले तो आपको समझना होगा कंडक्टर्स क्या होते हैं। कंडक्टर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। ठीक है भाई, यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखो, कंडक्टर्स टू टाइप्स के हैं। ठीक है, एक तो कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, ठीक है, और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। ठीक है, तो एक एक करके हम ये दोनों पढ़ने वाले हैं आज। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी विदाउट एनी decomposition, which conduct electricity without undergoing any decomposition। ठीक है, यानी जब इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर में से करंट फ्लो होता है तो इनका डिकम्पोजिशन नहीं होता। तो इनके एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो इनमें मेटल्स आ जाते हैं। ठीक है, आपको पता है मेटल में से जब करंट फ्लो होगा तो मेटल का डिकम्पोजिशन नहीं होता। ऐसे ही ग्रेफाइट भी कह सकते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स के अंदर जो फ्लो ऑफ करंट होता है वो किसकी वजह से होता है? ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यानी मैं लिख सकता हूँ द कंडक्शन इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स के अंदर जो कंडक्शन पॉसिबल होता है वो किसकी वजह से होता है? ड्यू टू द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, तो ये हुए आपके इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। चलिए दूसरा टाइप पढ़ते हैं। सेकंड है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स को सीधे सीधे हम इलेक्ट्रोलाइट्स भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स भी कह सकते हैं इनको। ठीक है ना, ये क्या होते हैं? अगर इन कंडक्टर्स में से करंट पास होगा तो ये डिकम्पोज हो जाते हैं। दे अंडरगो डिकम्पोजिशन, दे अंडरगो डिकम्पोजिशन व्हेन करंट पास्ड थ्रू देम। ठीक है, जैसे कि NaCl की बात करें तो जैसे हम NaCl सॉल्यूशन में से करंट फ्लो होगा तो ये डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है, तो NaCl सॉल्यूशन क्या हो गया? आपका एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर हो गया। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के एग्जांपल्स में हो गए आपके सॉल्यूशंस ऑफ एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, और जो मोल्टन सॉल्ट होते हैं जैसे मोल्टन NaCl वगैरह, ये भी इसी कैटेगरी में आते हैं। ठीक है ना, चलिए, तो इलेक्ट्रोलाइट्स की बात समझ में आ गई, विच अंडरगो डिकम्पोजिशन व्हेन करंट पास थ्रू देम। ठीक है, अब देखिए टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट्स टू टाइप्स के होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स टू टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, और एक होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। चलिए दोनों को एक एक करके पढ़ते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? दे डिसोसिएट्स completely
दे डिसोसिएट्स ऑलमोस्ट कंप्लीटली, ठीक है, ऑलमोस्ट कंप्लीटली इन एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट, ठीक है भाई। यानी जब हम इनका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं या फिर जब हम इनको मेल्ट करते हैं तो ये ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं अपने आयंस में। जैसे NaCl है, इसको जैसे ही आप वाटर में डिज़ोल्व करके सॉल्यूशन बनाओगे तो ये ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है अपने आयंस के अंदर, ठीक है ना। जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में हम क्या कह सकते हैं कि दे हैव लो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। लो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन का मतलब ये इनकम्प्लीटली डिसोसिएट होते हैं, ठीक है। मैं लिख सकता हूँ इनकम्प्लीटली डिसोसिएट होते हैं व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है ना। अब एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जांपल में हम कह सकते हैं कि जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स जैसे HCl, HNO3, H2SO4 और स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं जैसे कि NaOH, KOH और जितने भी सॉल्ट्स हैं वो सारे के सारे सॉल्ट्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, यानी डिसोसिएट्स कंप्लीटली। क्लियर है। एक चीज़ और कि जब ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, इसलिए जो बात करूं मैं कंडक्टेंस की, तो इनकी कंडक्टेंस क्या होती है, बहुत लार्ज होती है, क्योंकि जब ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे तो नंबर ऑफ आयंस जो रिलीज होंगे वो लार्ज नंबर में होंगे, तो इनके जो कंडक्टेंस है वो क्या होती है, वो लार्ज होती है एज़ कम्पेयर टू वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर एक लाइन और ऐड कर सकता हूँ कि दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन लार्ज एक्सटेंट। रीज़न आपको पता चल गया, क्योंकि डिसोसिएशन इनका कंप्लीट होता है तो लार्ज नंबर ऑफ आयंस रिलीज करते हैं, जितने ज़्यादा आयंस होंगे कंडक्टेंस उतनी ही ज़्यादा होगी। जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में हम कह सकते हैं कि ये इनकम्प्लीटली डिसोसिएट होते हैं तो लेसर नंबर ऑफ आयंस इनके सॉल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन स्मॉल एक्सटेंट, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल्स की बात करें तो वीक एसिड्स जैसे कि CH3COOH, HCN, H2CO3, H3PO4 इनके एग्जाम्पल्स हो गए। वीक बेसिस की बात करें जैसे कि NH4OH, CaOH का होल ट्वाइस, AlOH का होल थ्राइस, ये सभी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट्स के अलावा एक और तरह के सब्सटेंस होते हैं जिनको हम बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, हुज सॉल्यूशन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जिनके सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, जैसे कि शुगर, यूरिया, ग्लूकोज एक्सेट्रा, ये सभी नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। क्लियर है यहाँ तक बात। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, ठीक है बच्चों। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ठीक है। नंबर 1, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। आपको पता है, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है मैंने कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ठीक है, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी
इन लार्ज एक्सटेंट, ठीक है। जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन स्मॉल एक्सटेंट। क्यों, उसका रीज़न भी बताया था। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स इनकम्प्लीटली डिसोसिएट होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट दूसरा फैक्टर देखते हैं जिस पर कंडक्टेंस डिपेंड करती है। जो दूसरा फैक्टर है वो है साइज ऑफ आयन, ठीक है। आयन का साइज जितना बड़ा होगा वो उतना भारी भरकम होगा, उसे मूव करने में उतनी ही दिक्कत होगी, इसलिए कंडक्टेंस क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो इसमें मैं दो फैक्टर जोड़ रहा हूँ, साइज ऑफ आयन एंड देयर सॉल्वेशन, ठीक है। तो देखिए अगर साइज ऑफ आयन लार्ज होगा तो कंडक्टेंस क्या होगी, कंडक्टेंस इज लेस, ठीक है। अच्छा, अगर सॉल्वेशन ज़्यादा होगा, सॉल्वेशन का मतलब है कि किसी आयन के चारों तरफ H2O मॉलिक्यूल का डिपोजिशन, ठीक है। तो किसी भी आयन के Na पॉजिटिव लिया है ऐसे Cl नेगेटिव, किसी भी आयन के चारों तरफ अगर H2 मॉलिक्यूल एड्जॉर्ब हो जाते हैं तो उसको सॉल्वेशन कहते हैं। तो जितने ज़्यादा H2 मॉलिक्यूल जो है एड्जॉर्ब हो जाएंगे तो साइज अगेन इंक्रीज हो जाएगा। मोर सॉल्वेशन का मतलब साइज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। जितने ज़्यादा H2 मॉलिक्यूल एड्जॉर्ब होंगे साइज उतना ज़्यादा बढ़ेगा, और साइज बढ़ेगा तो अगेन कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, लेस, ठीक है भाई। सेकंड फैक्टर सबको समझ में आया। चलिए अब हम चलते हैं थर्ड फैक्टर की तरफ, देखते हैं थर्ड फैक्टर क्या है। फैक्टर नंबर 3 दैट इज नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड विस्कोसिटी। देखिए आपको पता है कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स आर पोलर एंड हेंस डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स पोलर नेचर के होते हैं, इसीलिए ज़्यादातर ये पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होते हैं, जैसे कि वाटर। बार बार मैं सॉल्वेंट में वाटर लेता हूँ, क्यों, क्योंकि वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, तो इलेक्ट्रोलाइट वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने इलेक्ट्रोलाइट्स को नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया, जैसे कि NaCl को बेंजीन में डिसॉल्व किया, तो बेंजीन में डिसॉल्व नहीं हो पाएगा, बिकॉज बेंजीन इज अ नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है ना। तो याद रखना कि सॉल्वेंट जितना ज़्यादा पोलर होगा उतनी ही ज़्यादा कंडक्टेंस होगी, क्योंकि ज़्यादा पोलर होने से जो आयनाइजेशन है वो भी ज़्यादा हो जाता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ग्रेटर द पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, ग्रेटर द पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट ग्रेटर इज द आयनाइजेशन। जितना ज़्यादा आयनाइजेशन होगा उतने ज़्यादा आयंस प्रोड्यूस होंगे, एंड हेंस ग्रेटर इज द कंडक्टेंस। क्लियर है यहाँ तक? रही बात विस्कोसिटी की, विस्कोसिटी का मतलब गाढ़ापन। सॉल्वेंट जितना ज़्यादा गाढ़ा होगा आयंस को मूव करने में उतनी ही दिक्कत आएगी, ठीक है। तो अगर विस्कोसिटी हाई होगी देन कंडक्टेंस क्या होगी, लो होगी। सॉल्यूशन जितना पतला होगा, ठीक है, यानी विस्कोसिटी जितनी कम होगी आयंस को मूव करने में उतनी आसानी होगी, तो कंडक्टेंस बढ़ जाएगी। यहाँ तक आई बात समझ में। फोर्थ फैक्टर की बात कर लेते हैं हम फटाफट से। फोर्थ फैक्टर क्या है, फैक्टर नंबर 4 वो है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ये माना जाता है कि अगर कंसंट्रेशन इज हाई, हाई कंसंट्रेशन होगी तो लेस इज द कंडक्शन, कंडक्शन उतना ही कम होगा। अब ऐसा क्यों?
अगर मैं बात करूं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, अगर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करूं, इफ कंसंट्रेशन इज हाई द आयनाइजेशन इज लेस। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की अगर कंसंट्रेशन हाई हुई तो आयनाइजेशन लेस होगा, पहले ही इनकम्प्लीटली डिसोसिएट होते हैं और लेस हो जाएगा आयनाइजेशन। ठीक है, तो सो कंडक्शन, या मैं लिख सकता हूँ कंडक्टेंस क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए बात करूँ, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, इफ कंसंट्रेशन इज हाई, अगर कंसंट्रेशन हाई होगी तो क्या होगा कि आयंस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो हाई हो जाएगा। द इंटर आयोनिक अट्रैक्शंस जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, हाई हो जाएंगे। अट्रैक्शंस आर हाई, और अगर अट्रैक्शंस आयंस के बीच में हाई होंगे तो फिर आयंस को डिसोसिएट कर पाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, हेंस कंडक्टेंस अगेन डिक्रीजेस। क्लियर है। लास्ट फैक्टर जिस पर ये कंडक्टेंस डिपेंड करती है वो होता है बच्चों टेम्परेचर। फैक्टर नंबर 5 इज टेम्परेचर। टेम्परेचर का सबको पता है कि अगर मैंने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ा दिया ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, तो उससे क्या होगा, डिसोसिएशन इंक्रीज हो जाएगा, डिसोसिएशन इंक्रीजेस, और डिसोसिएशन इंक्रीज होगा तो कंडक्शन क्या होगा, कंडक्शन भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है ना। तो चलो एक समरी के तौर पर अब मैं मेटलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के बीच में डिफरेंस पढ़ लेता हूँ। देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेटलिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। ठीक है, देखिए अभी थोड़ी देर पहले बताया था मेटलिक कंडक्टर क्या है। मेटलिक कंडक्टर एक इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर है, और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर में मैंने आपको समझाया था कि जब इनमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो इनका डिकम्पोजिशन नहीं होता। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ फ्लो ऑफ करेंट विदाउट डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में मैं क्या कहूँगा कि इलेक्ट्रोलाइट्स गेट डिकम्पोज्ड व्हेन करंट फ्लोज। जब इनमें से करंट फ्लो होता है तो इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा डिफरेंस क्या है, इसमें जो करंट कैरियर्स हैं वो क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। करंट कैरियर्स आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जबकि यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, करंट कैरियर क्या होते हैं, आयंस होते हैं। ठीक है, थर्ड डिफरेंस क्या है उसको ध्यान से समझेंगे। थर्ड डिफरेंस, ठीक है, थर्ड डिफरेंस ये है कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर कंडक्टेंस ऑफ मेटल डिक्रीजेस। टेम्परेचर बढ़ाने पर मेटल की कंडक्टेंस घट जाती है। क्यों घट जाती है भाई, वो समझते हैं। सबसे पहले आपको मेटल की क्रिस्टल स्ट्रक्चर समझने की ज़रूरत है। ठीक है, तो देखो मेटल की जो लैटिस होती है उसमें एक तो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड कर्नल्स। ये जो पॉजिटिवली चार्ज लैटिस आयंस होते हैं या इनको कर्नल्स भी कहते हैं। ठीक है, KERNELS, इस तरीके से जो है मेटल की लैटिस में पॉजिटिवली चार्ज्ड कर्नल्स होते हैं। ठीक है, और इनके चारों तरफ क्या प्रेजेंट होते हैं,
फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये मैं जो डॉट डॉट बना रहा हूँ ब्लैक कलर में, तो ये क्या है बच्चों, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिनकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है मेटल में, तो दीज आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है। तो जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो टेम्परेचर बढ़ाते ही क्या होगा कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर कर्नल्स स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग। ठीक है। और जब कर्नल्स वाइब्रेट करना शुरू करेंगे, आप खुद सोचो ये कर्नल है, और अगर ये वाइब्रेट करने लगेगा, टू एंड फ्रो मोशन करने लगेगा, तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसके रास्ते में बाधाएं उत्पन्न होंगी। ठीक है। तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर कर्नल्स स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग विच प्रोड्यूस obstructions in the path of free electrons। ठीक है। तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स के रास्ते में बाधाएं उत्पन्न होंगी, तो सीधे सीधे कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक। चलिए, जबकि इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए थर्ड पॉइंट में हम ये लिख सकते हैं कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर कंडक्टेंस क्या होती है, इनकी इंक्रीज कर जाती है, अपोजिट जस्ट। वाई? क्योंकि डिसोसिएशन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है टेम्परेचर बढ़ाने से। ठीक है बच्चों, यहाँ तक ये वाली बात समझ में आई। चलिए।